हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आप सबका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेथ गेम ड्रामा के पार्ट 2 को। कहानी को अच्छे से समझने के लिए ना स्टोरी का फर्स्ट पार्ट देखना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए क्योंकि लिंक आपको वहीं मिलेगा। पार्ट 4 मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आपको स्टोरी समझने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इस कहानी की स्टार्टिंग एक लाइव स्ट्रीम कर रहे आदमी से होती है जिसने एक गिल हैक नाम के बंदे को बंद कर रखा हुआ था। लेकिन फिर उसी टाइम पर कोई आदमी आकर गिल को बचा लेता है और उसे अपने स्टूडियो में ले जाता है। वहां जाकर वो उसे बांध कर कटिंग मशीन से काट कर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। सब कहानी फिर से पहुंचती है जहां पर लास्ट हमने छोड़ी थी, यानी कि जोई ने डेथ को शूट कर दिया था और साथ ही वो तेयू से बदला लेने के लिए खुद को शूट करने ही लगता है। लेकिन तभी डेथ पीछे से कहती है कि क्या तुमने कभी मौत को मरते हुए देखा है? मौत को तो कभी मौत आती ही नहीं है। जिससे कि जोई रोते हुए ऐसे पूछता है कि तुम जिसू की बुक क्यों पढ़ रही हो? तुमने उसे मारा क्यों था? डेथ फिर जिसू का फेस बनाकर कहती है कि वो पहले से ही तय था कि वो तो तेयू के हाथों ही मारी जाएगी। रही बात उसकी बुक की, तो वो मैं इसलिए पढ़ रही थी ताकि उसके कर्म जान सकूं कि उसे उसके कर्मों की क्या सजा देनी चाहिए। और ये कहकर वो जोई को फिर से शूट कर देती है। जोई जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो उसी आदमी की बॉडी में होता है जिसने गिल को मारा था और उसे स्टोन से उसकी मेमोरी मिल जाती है। जिससे कि दोस्तों पता लगता है कि उस आदमी का नाम जोंग जियोल है। बचपन से ही उसे पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन उसकी पेंटिंग किसी को पसंद नहीं आती थी। और फिर एक दिन वो अपने सामने एक लड़की को मरते हुए देखता है जो कि बिल्डिंग से नीचे कार पर गिर गई थी और तब उसने उसी लड़की की पेंटिंग को बनाया था और वो पेंटिंग मिलियंस में खरीदी गई थी। तब से उसने लोगों को मार के उनके खून से पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था। बोले तो वो एक तरह का साइको ही हुआ। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी पेंटिंग्स बहुत ही अच्छे प्राइस में बिकने लगी। जिसके बाद दोस्तों जो यह फैसला करता है कि वो इस बॉडी से तेयू से बदला लेगा और वो उसी एक्सीडेंट पॉइंट पर पहुंच जाता है जहाँ पर तेयू ने जिसू को मारा था। वो फिर वहाँ के मेन होल से जिसू का पेन निकालता है जो कि तेयू ने पहले ही फेंक दिया था। फिर वो याद कर रहा होता है कि एक्सीडेंट के बाद तेयू ने अपने लॉयर को उसकी जिम्मेदारी लेने को कहा था और तो और उसके बदले उसे कहा था कि वो उसे उसकी दूसरी कंपनी का सीईओ बना देगा। ये सुनकर लॉयर ने उसकी बात भी मान ली थी। और वहीं दूसरी तरफ तेयू के डैड उसे एक सेमिनार में भेजते हैं जहां कुछ टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि आजकल से सीईओ कंपनी में प्रॉफिट के लिए साइकोपैथ का वे यूज करते हैं। कहीं तेयू भी उसका यूज तो नहीं करता, जिससे कि वो उसे कुछ फोटो दिखाकर चूज करने को कहता है। लेकिन तेयू एक ऐसी फोटो चूज करता है जिससे कि साबित हो जाता है कि वो एक साइकोपैथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जोई तेयू की कंपनी पहुंचकर अचानक से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर के पास जाकर उसे ये पता लगता है कि जोंग को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा है। दुखी होने की बजाय वो तो हंसने ही लग जाता है कि उसके पास तेयू को मारने के लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है। वहाँ से निकलते टाइम जोंग की सेक्रेटरी उसे कॉल करके बताती है कि आपके स्टूडियो में तेयू कोई पेंटिंग लेने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो फिर तेयू से मिलकर उसे कहता है कि मैं ये पेंटिंग आपके घर खुद लेकर आऊंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरे स्टूडियो आना होगा क्योंकि मैं आपके लिए एक नई पेंटिंग रेडी करूंगा। जिससे कि तेयू भी फिर उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में तेयू चर्च पहुंचकर अपने भाई पार्क की फोटो देखते हुए उसे याद करता है कि जब वो छोटा था उस टाइम पर उसने एक बच्चे को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रहा था। लेकिन पार्क ने उसे देख लिया था और उसकी शिकायत उसने अपने डैड से कर दी थी। वो ये बात भी जानता था कि तेयू ड्रग्स लेता है और फिर इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए वो परेशान होकर फिर से ड्रग्स लेने लगता है। जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे कॉल करके बताती है कि आपके पापा ने आज का सेमिनार जानबूझकर रखा है। तो तेयू भी समझ आता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि वो एक साइकोपैथ है या नहीं। जिसके बाद वो फिर अपनी कार बहुत तेजी से दौड़ाने लगता है जिससे उसे डिटेक्टिव रन और जी ह्यून देखकर उसके पीछे ही लग जाते हैं। जैसे ही फिर वो पुलिस की गाड़ी देखता है तो रुक जाता है और जी ह्यून उसे स्टेशन चलने को कहता है। तो तेयू उसके कमिश्नर को कॉल लगा देता है जिससे कि जी ह्यून उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर तो तेयू उसे लगातार थप्पड़ मारने लगता है जहाँ पर एन भी उसे रोकने की कोशिश करता है।
तायुन उसे धमकी देता है कि अगर वो बीच में आया तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, जिससे कि एन तो रुक ही जाता है। नेक्स्ट सीन में जब तायू घर पहुंचता है तो देखता है कि चोई उसका वेट कर रहा है। चोई उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, जिससे कि तायू उसे शूट कर देता है, लेकिन चोई को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहनी हुई थी। फिर वो उसकी गन छीनकर उसे किडनैप कर लेता है और अपने स्टूडियो लेकर आता है, जहां वो अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसका पूरा फायदा उठाकर तायू उसे बांध देता है। उसके होश आने पर वो उसे बताता है कि वो भी एक सीरियल किलर है, लेकिन पहले डेथ उसके हाथों गलती से हुई थी जब एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। जैसे ही उसने मुझसे हेल्प मांगी तो मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, और ये वही आदमी था जो कि चोई के इंटरव्यू वाले दिन उसके सामने मर गया था दोस्तों। जिसके बाद फिर तायू चोई को कटिंग मशीन से बड़ी बेरहमी से मार देता है। तो फिर डेथ के पास पहुंचकर चोई हंसने लग जाता है, जिससे ये पता लगता है कि चोई ने जानबूझकर तायू से खुद को मरवाया था, क्योंकि उस टाइम पर वो सब कैमरा में रिकॉर्ड जो हो रहा था। लाइफ और डेथ के ऊपर आप लोग के क्या थॉट्स हैं, ये सब भी आप हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और जिनके भी मुझे कमेंट अच्छे लगेंगे ना, उन सब को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाली हूँ, तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बैक टू द स्टोरी। डेथ उसे शूट करके नई बॉडी में फिर से एंट्री दिलवाती है, जहाँ पर चोई किसी का पीछा कर रहा होता है और उसमें स्टोन ऑब्जर्व हो जाता है, जिससे कि उसे सारी मेमोरी मिल जाती है। जहाँ पर गाइस उसे ये पता चलता है कि जिसकी बॉडी के अंदर वो अभी है ना, वो किसी और की नहीं बल्कि डिटेक्टिव एन की बॉडी है। बचपन में जब उसके पापा की डेथ हो गई थी तब उसने सोचा था कि वो भी अपने पापा की तरह ही एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा, क्योंकि दोस्तों उनकी डेथ एक केस को सॉल्व करते करते हुई थी। तो फिर एन पढ़ लिख कर पुलिस एग्जाम पास करके पुलिस ऑफिसर बन जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डर था कि कहीं उनके बेटे का अंजाम भी उनके पति की तरह ना हो। जिसके बाद एन ने अपनी मॉम से ये प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा वैसा कुछ भी गलत काम नहीं करेगा। साथ ही गाइस हमें ये भी पता लगता है कि अभी हाल ही में उसकी माँ की भी डेथ हुई थी। उसके कलीग उसे इसी वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हर चीज से वो पीछे हट जाया करता था, और इसीलिए वो जीवन के लिए भी कुछ नहीं कर पाया था उस दिन। चोई सोचता है कि उसे एन के लिए कुछ तो करना ही होगा, और उसी टाइम पर वो दो लड़कों को पैसे के लिए लड़ते हुए देखता है, जिसमें से दोस्तों एक लड़का वही था जिसने तैसंग को मारा था। चोई उसके पास जाकर बोलता है कि मैं तैसंग हूँ, बस फेस थोड़ा सा मेरा चेंज हो गया है। जहाँ वो कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे तो मैंने अपने हाथों से मारा है। और जैसे ही वो अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है तो एन उसे फटाक से अरेस्ट कर लेता है, और एन के इस काम से खुश होकर सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि तायुन अपनी सेक्रेटरी को मारने का प्लान करके डिनर के बहाने उसे जॉन्ग के स्टूडियो लेकर आता है, लेकिन चोई जीहू के साथ में पहले से ही वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचा हुआ था। साथ ही उसने वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी अपने पेन ड्राइव में डाल ली थी। तायू के पास आकर वो बताता है कि यहाँ एक मर्डर हुआ है, तो इसलिए स्टूडियो भी बंद है, और उसकी सेक्रेटरी को वार्निंग देता है कि अपने आसपास वालों का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि आजकल जमाना बहुत ज्यादा खराब है। जिससे कि तायुन तो वहाँ से चला जाता है और सेक्रेटरी को बीच रास्ते में उतार देता है, क्योंकि अब तो उसे मार ही नहीं सकता था, वरना सीधा शक उसके ऊपर ही जाता। तो फिर चोई के काम की वजह से एन काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ था, और उसकी न्यूज देखकर तायुन भी फिर ली चून के बॉस को कॉल करके जॉन्ग की बॉडी ठिकाने और चोई को मारने का सीधा सीधा ऑर्डर देने लगता है। और वहीं चोई उस ड्राइव को एक रिपोर्टर को दे देता है ताकि वो तायू को सबके सामने एक्सपोज कर दे। नेक्स्ट सीन में जीहुन और चोई साथ में बैठे हुए होते हैं कि तभी चोई की माँ पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। जीहुन उन्हें बताता है कि एक लड़का उन्हें पैसों से भरा बैग देकर भाग गया था। कुछ दिन बाद उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसकी डेथ हो गई। चोई फिर अपनी माँ से आकर पूछता है कि जब आपके पास इतने सारे पैसे थे तो आपने रखे क्यों नहीं। मॉम बहुत ज्यादा सैड होकर बोलती हैं कि जब मेरा बेटा ही जा चुका है तो मैं आखिरकार इन सारे पैसों का क्या ही करूंगी। नेक्स्ट सीन में चोई अपनी माँ के घर खाना खाकर जा रहा होता है कि तभी इसके ऊपर अचानक से चाकू से अटैक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ तायू अपने डैड से बात करते हुए पूछ रहा होता है कि क्या मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, क्योंकि आपने बचपन में ही मुझे अब्रॉड भेज दिया था, और तो और अभी आप खुद मुझ पर नजर रखवा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे दो भाई मरते दम तक लड़ते हैं ना, वैसे ही रिश्ता बाप बेटे का भी होता है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे न्यूज चैनल का डायरेक्टर कॉल करके पेन ड्राइव के बारे में बता देता है। तायू भी फिर एक आदमी को कॉल करता है तो फोन चोई उठाता है
और बोलता है कि जिसे तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था ना, वो तो खैर मुझे मार नहीं पाया और अब तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। वेल तो फिर थोड़ी देर बाद ही चोई को कमिश्नर के रूम में बुलाया जाता है, जहाँ तयू पहले से ही मौजूद था और वो उसका मुंह पैसे देकर बंद करवाने की कोशिश करता है। लेकिन वही जोई तो उसका एग्रीमेंट फाड़ कर ही वहाँ से चला जाता है और न्यूज चैनल पर न्यूज आने का वेट करता है। लेकिन फिर तभी दिखाया जाता है कि तयू ने सबके सामने अपने क्राइम को एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि जोंग ने मुझे किडनैप किया था और इसीलिए खुद की जान बचाने के लिए मैंने उस हैवान को मार दिया जिसने कि 15 लोगों की जान भी ली थी। वीडियो का वही पार्ट शो किया जाता है जिसमें जोंग उसे किडनैप करके लाया था और इससे उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होता, जिसके कारण उसे छोड़ भी दिया जाता है। इसके बाद कमिश्नर चोई और उसके सुपीरियर को तयू पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए जॉब से ही निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में तयू अपने प्लेन में ही अमेरिका के लिए निकला होता है और ड्रग्स लेकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद प्लेन हिलने लग जाता है, जहाँ पे गाइस ये पता लगता है कि प्लेन तो ऑटो पायलट मोड पर था। न्यूज चलने लग जाती है कि तयू ने बस जोंग का ही खून नहीं किया है, बल्कि उसने अपने भाई पार, जिसू, लीन और सभी लोगों को मारा है। जिसके बाद दोस्तों उस प्लेन में ये अनाउंसमेंट होती है कि ये प्लेन 3 सेकंड में ही फट जाएगा और इसलिए सभी जल्दी से अपना पैराशूट लेकर कूद जाए। तयून भी अपना पैराशूट लेकर जंप करता है और सेफली रोड पर लैंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर उसे एक कार ठोक देती है और उसका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि अपना चोई होता है। तभी फिर हमें एक वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जब तयू ने अपना क्राइम को एक्सेप्ट किया था तो जोई ने वो सारे सबूत पुलिस को ही दिखा दिए थे जो कि उसने तयू के खिलाफ इकट्ठा करके एक लॉकर में रखे हुए थे। जिसके बाद तयू ने उसे किडनैप कराया था तो फिर जीहू ने उसे बचा लिया था और जोई ने तयू के ड्रग्स को चेंज करके स्लीपिंग पिल्स रख दी थी। जिसके बाद उसने प्लेन में बॉम्ब लगाकर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया था और वो खुद पैराशूट लेकर कूद गया था। तयू की काली सच्चाई सबके सामने आ जाती है और फिर चोई तयू को मारने लगता है, जहाँ पर डेथ आकर उसे रोकती है लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहा होता है। लेकिन फिर दोस्तों उसी टाइम पे जिसू का पेन उसके पॉकेट में आकर गिरता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है कि तयू भी उसे उसी टाइम पर पीछे से मारने के लिए आता है। लेकिन अचानक से उसका पैराशूट खुल जाता है और वो एक ट्रक से टकरा जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में चोई तयू के लॉयर से जेल में मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तयू ने तुम्हारे साथ में क्या क्या किया है और उसे एक चिप दिखाते हुए बोलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि तयू की कार के डैश कैमरा का चिप है जिसमें तुम्हारी बेगुनाही छुपी हुई है। जिससे कि लॉयर खुश होने लगता है कि अब तो वो बच जाएगा, लेकिन चोई उस चिप को चबा ही जाता है और मुंह से बाहर रखते हुए कहता है कि तयू के क्राइम में तुमने उसका पूरा साथ दिया था और इसलिए तुम सजा के लायक हो, तो अब तो तुम यहीं सड़ोगे। और वही न्यूज में बताया जाता है कि तयू एक्सीडेंट के बाद से हॉस्पिटल में ही है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। एक्सीडेंट में तयू के पैर चले गए थे और उसके बाद चोई उससे मिलने के लिए जाता है तो कहता है कि तुमने बहुत लोगों को मारा है ना और इसलिए तुम्हें मौत इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, बल्कि तुम तो तड़प तड़प कर मरोगे और इसलिए अब तुम आराम से यहीं बैठकर तड़पो। साथ ही एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि किसी की जान लेने का अंजाम क्या होता है। जिसके बाद दोस्तों चोई जिसू के फ्यूनरल प्लेस पर आकर उसकी फोटो देखकर रोने लग जाता है और फिर धीरे धीरे चोई को एन की बॉडी की ही आदत हो जाती है और वो उसी की तरह काम करते करते डेली कोई ना कोई क्रिमिनल पकड़ने लगता है और फिर ऐसे ही कुछ क्रिमिनल से उसकी लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर जीहुन के हाथ में चोट लग जाती है और जीहुन की फैमिली उससे मिलने के लिए आती है, तो जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें देखकर यही सोच रहा होता है कि अगर उसने सुसाइड नहीं किया होता तो आज वो जिसू के साथ एक ऐसी ही फैमिली बना पाता। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन जीहुन और चोई एक आदमी को पकड़ रहे होते हैं, जहाँ वो भागते हुए एक बिल्डिंग की छत पर पहुँच गया था और वो अपनी गन से जीहुन और चोई दोनों को ही शूट कर देता है। चोई भी उसी टाइम पर जीहुन की तरफ देखता है और उसकी फैमिली को याद करने लगता है, जिसके बाद वो उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है और उसे लेकर वहाँ से कूद जाता है, जहाँ पर दोनों की डेथ हो जाती है। और अब चोई फिर से डेथ के पास पहुँच जाता है और बोलता है कि उसने खुद को नहीं मारा है, बस जीहू की जान बचाई है क्योंकि उसकी एक फैमिली है। तो इसका साफ मतलब यही हुआ कि मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। डेथ उसे बोलती है कि क्या सच में, और हंसते हुए उसे दोबारा से शूट कर देती है। जिसके बाद चोई एक भिखारी की बॉडी में आ जाता है और याद करता है कि अच्छा इसीलिए डेथ है।
और अब उसने मुझे भिखारी बना दिया है। तभी फिर उसकी नजर सीसीटीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ती है, जहाँ एन की बहादुरी की ही बातें चल रही होती हैं। ये देखकर जोई उसके फ्यूनरल में जाने का फैसला करता है और वहाँ जाकर वो जीहू और उसकी फैमिली को देखता है, जो कि एन के लिए काफी दुखी हो रहे थे। और उसी टाइम पर एक अफसर उसे कुछ खाना देकर वहाँ से भगा देता है। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो देखता है कि जीहुन खुद को एन की मौत का जिम्मेदार मानकर काफी रो रहा होता है और वो उसके पास जाकर उसे समझाता है कि खुद को दोष मत दो, वरना फिर एन को काफी बुरा लगेगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए ही तो किया है। और जैसे ही जीहुन उसे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जोई को फिर जिसू की बात याद आती है कि अगर हमें जीना है तो खुद बनकर जीना होगा। और फिर जोई सोचने लग जाता है कि सही में मेरी अब तक की सारी लाइफ वेस्ट ही थी, क्योंकि मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, आखिरकार मैं हूँ कौन। और दोस्तों फिर उसी टाइम पर वो स्टोन को देखकर वहाँ से भागने लग जाता है कि मुझे अब ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और उसका पैर स्लिप हो जाता है और वहाँ से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो सीधा डेथ के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जल्दी से मुझे शूट करो, जीकर मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो डेथ उसे बताती है कि जानते हो ना तुम कि तुम्हारी डेथ आगे और भी ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। जोई उसे कहता है कि हाँ, और इसीलिए अब तुम शूट करो। फिर डेथ उसे फटाक से शूट कर देती है, जिसके बाद जोई फिर एक आदमी की बॉडी में पहुंच जाता है और स्टोन को देखकर भागने लग जाता है, क्योंकि उसे अब और जीना नहीं था। लेकिन स्टोन ऑब्जर्व होते ही उसे ये पता लगता है कि इस आदमी की एक अच्छी जॉब, फैमिली और सिंपल लाइफ है, जो कि जोई को चाहिए थी। लेकिन फिर अचानक से उस आदमी को उसकी कंपनी से निकाल दिया जाता है। साथ ही उसकी वाइफ ने डाइवोर्स पेपर भी भेज दिए थे और एक झटके में पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जोई की हुई थी। जिसके बाद वो आदमी खुद को मारने का फैसला करता है और वहाँ से भागने लगता है और जाकर ताइयो की कार से टकरा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है और ये वही टाइम था जिसके मरने की वजह से जोई का इंटरव्यू और इसकी लाइफ दोनों ही खराब हो गई थी। जब उस आदमी के पास ताइयो आया था ना, तो डेथ उसके पीछे ही खड़ी थी। वो तो उससे हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन ताइयो को लगता है कि वो उससे हेल्प मांग रहा है और जोई के पास ही उसकी डेथ हो गई थी। डेथ के पास पहुंचकर वो फिर उसे शूट करने के लिए कहता है। तो डेथ उसे बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ही मेरे गेम में हरा पाओगे। तो जोई बोलता है कि नहीं, मैं तो वैसे भी हेल जाने वाला हूँ और इसीलिए अच्छा तो यही होगा कि अब मैं जल्द ही मर जाऊँ, और इसीलिए जैसे ही मुझे नेक्स्ट लाइफ मिलेगी तो मैं खुद को मार लूंगा। और ये सुनते ही डेथ उसे फिर से शूट करते हुए कहती है कि लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और जैसे ही जोई देखता है कि वो अपने खुद के घर में है और उसे ये पता लगता है कि वो अपनी माँ की बॉडी में है, वो स्टोन देखकर रोने लग जाता है। बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो उसमें ऑब्जर्व हो जाता है और फिर से वो अपनी माँ की लाइफ को देखता है कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पर काम करके मुश्किलों से उसे पाला था। और जब उसने सुसाइड किया था तभी उसी टाइम पर उसकी माँ उसे कॉल भी कर रही थी। और जब उन्हें जोई की डेथ के बारे में पता लगा था तो वो खुद को ही दोष दे रही थी कि मैं अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ भी नहीं दे पाई, मेरी वजह से ही वो मर गया है। और वो अपने फ्यूनरल में जिसू और माँ को देखते हुए बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। और ये सब कुछ देखते ही गाइस उसे ये याद आने लग जाता है कि जब वो डेथ से कह रहा था कि उसने खुद की जान ली है, किसी को भी उसका कोई दुख नहीं पहुँचाया है। तो ये सब याद करके जोई फिर फैसला करता है कि अब वो खुद को नहीं मारेगा और साथ ही वो अपनी माँ की बॉडी में ही बची हुई लाइफ को कंटिन्यू करेगा। यानी कि अब यही उसकी पनिशमेंट होने वाली है। कि तभी जोई एक सीन को याद करता है कि जब उसकी माँ उसकी फोटो को देखकर कि वो अपने अगले जन्म में किसी अमीर पेरेंट्स के यहाँ पे जन्म ले, मेरे यहाँ पर नहीं, क्योंकि मैं तो उसका कभी अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाई, जिस कारण से मैं तुम्हारी माँ कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। वहीं जोई पीछे खड़ा हुआ ये सब कुछ देखकर बहुत रो रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं माँ, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही अपनी माँ को बहुत ज्यादा हर्ट किया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में मैं आपका बेटा ही बनूं। जिसके बाद वो एक जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है दोस्तों। और जब वो वहाँ से नीचे उतर रहा होता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन वो अपनी माँ से बोलता है कि आपको बिल्कुल भी मरना नहीं है। जिसके बाद वो हिम्मत करके उठती हैं और रोड पर पहुँच जाती हैं। और उसके बाद वो हॉस्पिटल में होता है और धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। वो देखता है कि उसकी माँ उसकी ग्रेजुएशन की फोटो देख रही होती है और फिर उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है।
जोई फिर सोचने लग जाता है कि लाइफ को तो मैंने कभी मौका ही नहीं दिया, उसे समझने की कोशिश ही नहीं की और इसलिए मैं कभी भी नए फूलों की तरह खिल ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगा कि लाइफ में सब मेरा साथ छोड़ देंगे और कोई भी मेरी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा, जहाँ की मैं पूरी तरह से गलत था। मैंने सबको हर्ट किया और अगर लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते जाओ, से कभी भी हार ना मानो तो वो फिर एक दिन जरूर खुशहाल होती है। जिसके बाद दोस्तों वो डेथ के पास पहुंचकर खुद को एक और मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि अब वो जोई बनकर ही जीना चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है। जहाँ पर डेथ उससे बोलती है लेकिन अब तो मेरे पास कोई भी बुलेट नहीं बची। जिसके बाद जोई रोते हुए से रिक्वेस्ट करता है, तभी फिर डेथ उसे एक और बुलेट दिखाकर गन में लोड करती है और कहती है कि अब तुम्हारा फैसला खुद गॉड करेंगे, क्योंकि मेरे इस गेम में तुमने मुझे हरा दिया है। अगर ये गोली तुम्हें लगी तो तुम अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो जोई पूछता है कि अगर ये गोली मुझे नहीं लगी तो डेथ बोलती है कि फिर तो मैं भी नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जिसके बाद जोई उस गन से खुद को ही शूट कर लेता है और देखते ही देखते दोस्तों लकीली वो बुलेट भी उसे लग जाती है और वो वहीं पहुंच जाता है जहां उसने सुसाइड की थी। जिसके बाद वो अपनी माँ का फोन भी उठा लेता है और उसका नोट हवा में ही उड़ जाता है। और तो और इसके साथ ही दोस्तों वो अपनी लाइफ को फिर से अपनी माँ और जिसू के साथ शुरू करने का फैसला करता है। और ये थी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग, जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, कमेंट बॉक्स में गुड वर्क या नाइस वर्क जरूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे ये भी पता चल सकेगा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक कौन देखता है। साथ ही अगर चैनल पे नए हो ना, पहली बार चैनल पे आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो यार, फटाक से सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।